Welcome to Vikramaj. Friends, today we are going to discuss about, as usual, PYQs of what? PYQs of UPSC. So friends, just listen to me. What I am trying to convey you means what? कि आज हम क्या पढ़ने जाएंगे? पॉलिटी के PYQs. पॉलिटी के वैसे PYQs जो कि यूपीएससी में रिपीट किए जा चुके हैं, और रिपीट ही नहीं किए जा चुके हैं। ये जैसा कि मैं हमेशा से बोलता आया हूं, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और फेवरेट टॉपिक है। किसका? यूपीएससी का। तो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि हम इसको इन डेप्थ जाकर पढ़ें। ना कि सिर्फ इन डेप्थ जाकर पढ़ें, बल्कि इसका डिटेल एनालिसिस भी हमारे पास होना चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज भी हमारे पास होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं कि आज के टॉपिक को। तो आज का टॉपिक है एंटी डिफेक्शन लॉ। ये यूपीएससी 3 से 4 बार पूछ चुका है, और मैं आपके सामने 2 इयर्स का 2 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि यूपीएससी ने पूछा है। आगे भी पूछ सकता है, तो बी अवेयर और आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें और हमारे इस लेक्चर को अच्छे से सुने और इसको बार बार देखकर रिवाइज करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा, अभी 2022 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है विथ रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ। मैं इसी के साथ साथ इसे हाईलाइट करता जा रहा हूं ताकि आप कीवर्ड्स को अच्छे से ध्यान से देखें। इज इट क्लियर? चलिए, तो एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मतलब कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एंटी डिफेक्शन लॉ के संबंध में आप नीचे की जो भी 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इसको आप कंसीडर कीजिए। ये पूछा गया है 2022 में, मींस कि रिसेंट एग्जाम में ही पूछा गया है। तो हो सकता है कि 2024 में भी यूपीएससी आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी आजकल पेरिफेरियल नॉलेज से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है। मतलब ये कि जो टॉपिक को उसने स्टार्ट किया है, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछ रहा है। तो इसके लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा, चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि द लॉ स्पेसिफाइज नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर। मैं हाईलाइट करते जा रहा हूं कीवर्ड्स को। अगर मैं कीवर्ड्स को हाईलाइट करता जाऊंगा तो आपके लिए समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मतलब है कि नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन व्हाट 6 months अपॉइंटेड टू द हाउस। मतलब ये कि पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि आपको 6 महीने के अंदर, मान लो किसी पर्सन को नॉमिनेट किया जा रहा है किसी भी हाउस में, और उसको 6 महीने के अंदर पार्टी को छोड़ देने पे उसकी सदस्यता, उसका जो मेंबरशिप है वो चली जाएगी। मतलब वो ज्वाइन कर ही नहीं सकता, कैन नॉट ज्वाइन। वहीं अगर हम दूसरी ओर बात करें तो दूसरा स्टेटमेंट ये है कि द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम। इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। विद इन द प्रोसेस within which the presiding officer has to decided defection case। अब इसमें 3 हमें कीवर्ड्स देखने को मिल रहे हैं। पहला कीवर्ड है टाइम फ्रेम। अगर टाइम फ्रेम की बात करें तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कोई टाइम फ्रेम दिया है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कोई टाइम फ्रेम दिया है क्या? और अगर वहीं हम बात करें प्रिसाइडिंग ऑफिसर की, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर किसको बोलते हैं इन द टर्म ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ।
डिफेक्टेड केस के लिए उनके पास टाइम फिक्स होता है क्या? मतलब ये कि उनको एक स्पेसिफाइड टाइम दिया गया है कि विद इन दिस पीरियड ऑफ टाइम आपको डिसीजन ले लेना है। अगर हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर की बात करें तो ये होते हैं स्पीकर। मैं आपको बता दूं, ये स्पीकर ऑफ द हाउस होते हैं ऑफ द हाउस। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। जो पहला स्टेटमेंट है उसमें सारी चीजें सही दी गई है, बस विद इन जो वर्ड है इस वर्ड के साथ यूपीएससी आपके साथ खेल गया है। विद इन की जगह होना चाहिए था आफ्टर। अगर आफ्टर होता तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होता और हम ऑप्शन सी की तरफ जाते, लेकिन ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया है। मतलब ये कि ए खत्म और सी खत्म, एलिमिनेट। अब ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी की अगर बात करें तो ऑप्शन स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, देन टू ओनलीज विल बी आवर आंसर। तो फ्रेंड्स ये था 2022 में यूपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में जैसा कि मैंने आंसर दिया है ऑप्शन बी, वही दूसरी ओर जो इसका लेवल है वो मॉडरेट है, बिकॉज ये लक्ष्मीकांत के अगर आप एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ने जाएंगे तो आई थिंक फर्स्ट और सेकंड पेज के अंदर ही, आई थिंक फर्स्ट पेज में ही ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन दिए हुए हैं। अगर मैं सोर्स की बात करूं तो यूपीएससी पीवाईक्यू से मैंने एक क्वेश्चन उठाया है और आपका सोल्यूशन लक्ष्मीकांत सर के बुक में मिल जाएगा। इज इट क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है which one of the following schedules, इसको schedules पढ़ें whatever we can read, of the Constitution of India contains provisions regarding anti defection। मतलब ये कि एंटी डिफेक्शन को इससे कौन से शेड्यूल में दिया हो गया है? सेकेंड शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल, एट्थ शेड्यूल और 10th शेड्यूल। तो आइए इसके बारे में एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। जो हमारा 8th शेड्यूल है, आपको पता है इसमें क्या मेंशन किया गया है? इसमें मेंशन किया गया है लैंग्वेज। आई थिंक 22 लैंग्वेजेस को मेंशन किया गया है 8th शेड्यूल में। आंसर विल बी 10th शेड्यूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आंसर इसका होगा ऑप्शन डी। लेवल क्या है? मॉडरेट। यूपीएससी के पीवाईक्यू से मैंने क्वेश्चन को उठाया है और लक्ष्मीकांत सर के बुक में इसका आंसर आपको मिल सकता था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा। अगर आप 2022 में पेपर देने जाते और 2017 का पेपर एनालाइज करते तो आपको एंटी डिफेक्शन लॉ मिलता और यहां से आप इसको डिटेल्स में पढ़ कर जाते तो उस क्वेश्चन का आंसर होने के चांसेस, आंसर करेक्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते। खैर, अब चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ और हम समझते हैं कि आखिर एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है। जैसा कि आपने पिछले दो क्वेश्चन में देखा कि एंटी डिफेक्शन लॉ काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है। ऐसे 2-3 क्वेश्चंस और दिखे थे मुझे जो कि काफी पीछे के डेट्स में पूछे गए थे, लेकिन मैंने उन क्वेश्चन को इसलिए शामिल नहीं किया बिकॉज आपके लिए ये जानना जरूरी नहीं है कि कब कब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको ये जानना ज्यादा जरूरी है कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। इतना से तो आप समझ गए कि एंटी डिफेक्शन लॉ काफी इंपॉर्टेंट हो गया है यूपीएससी के लिए। आखिर यूपीएससी एंटी डिफेक्शन लॉ को इतना क्यों पूछ रहा है? सबसे पहले इस सिचुएशन को एड्रेस कर लेते हैं कि आखिर एंटी डिफेक्शन लॉ से यूपीएससी को इतना ऑब्सेशन क्यों है। सबसे पहले हमें यह समझ लेना ज्यादा जरूरी है। तो आइए समझते हैं। जैसा कि आपको पता है एंटी डिफेक्शन लॉ पॉलिटी का एक पार्ट है, चैप्टर है।
अगर पॉलिटी का चैप्टर है तो पॉलिटी से ज्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। अब मैं अगर करंट अफेयर बोल रहा हूं, इसका एक कतई मतलब नहीं है कि सिर्फ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन उठाकर पूछ रहा है यूपीएससी। यहां मेरा मतलब है कि यूपीएससी ये पूछना चाह रहा है, ये टेस्ट करना चाह रहा है कि जो चीजें करंट में चल रही है उसको स्टैटिक से ऐड करके आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी। अगर स्टैटिक से ऐड कर रहा है तो एंटी डिफेक्शन लॉ, जैसा कि आप जानते होंगे कि हमेशा सुर्खियों में बना रहता है, न्यूज़पेपर की आर्टिकल्स में हमेशा इसकी चर्चा होती रहती है। और ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन जानना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है, जैसे कि आप लोगों ने अगर न्यूज़पेपर को कवर किया होगा हाल के दिनों में या फिर लगातार कभी भी, मतलब मैं आपसे बोल रहा हूं कि हर 3 मंथ्स में एक बार ये चर्चा का विषय बन जाता है। क्यों? क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि एक नया वर्ड कॉइन हुआ है हमारे पॉलिटिकल स्फीयर में, जिसको बोलते हैं रिसोर्ट पॉलिटिक्स। मतलब ये कि किसी खास पार्टी के कुछ पॉलिटिशियन किसी खास पार्टी को सपोर्ट करने देना चाहते हैं, और ऐसे सिचुएशन में वो पार्टी नहीं चाहती है कि मेरे ये मेंबर्स या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के हो या फिर पार्लियामेंट के हो उस पार्टी की तरफ जाएं, उस खेमे में चले जाएं। वैसे सिचुएशन को रोकने के लिए वो पार्टी क्या करती है कि अपने सारे मेंबर्स को किसी अपने वैसे स्टेट में ले जाकर रखती है जहां पे उसकी सरकार होती है, और वहां पे उस एक रिसोर्ट में रखती है 10 दिन 15 दिन, जब तक कि फ्लोर टेस्ट ना हो जाए। और इस प्रकार पार्टियां अपने सदस्यों को अपनी सरकार बचाने की जुगत में लगी रहती है। इस वजह से हमेशा एंटी डिफेक्शन लॉ चर्चा में आ जाता है और यूपीएससी के पास मजबूरी हो जाता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन वो आपसे पूछे। खैर, अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन की तरफ चलने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा एक नेताजी की, जिसके बाद से ये डिफेक्शन लॉ जो आया था वो लाना काफी इंपॉर्टेंट हो गया था। हरियाणा के एक नेताजी थे जिनका नाम था गयाराम। गयाराम जी ने एक ही दिन में 3 पार्टी चेंज करी, 3 पार्टीज विद इन 1 डे। मॉर्निंग में वो किसी और पार्टी में थे, दोपहर को किसी और पार्टी में, और शाम होते होते वो किसी और पार्टी में चले गए थे। तो ऐसा हुआ कि उस वाक्य के बाद से एक कहावत ही चल पड़ा जिसको बोलते हैं आया राम और गया राम। मतलब ये कि गया राम जी जो थे इसमें आए, फिर यहां से फिर गए, फिर आए, फिर गए। इस सिचुएशन हमारा जो डेमोक्रेसी था उस पे धब्बे की तरह था। इस धब्बे को हटाने के लिए लोगों ने सोचना शुरू किया कि आखिर क्या किया जाए। तो हुआ ये 1985 में राजीव गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर, और आपको पता है कि जब ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो मिसेस इंदिरा गांधी की एसेसिनेशन के बाद ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और उस टाइम पे इनको अपार बहुमत मिला था, मतलब कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिला था इनको। और ऐसा बोला जाता है कि अब तक के इंडिया के डेमोक्रेसी के हिस्ट्री में इतना एब्सोल्यूट मेजोरिटी किसी को नहीं मिली। इसी वजह से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस टाइम पे बोला था कि ये लोकसभा का चुनाव नहीं था, ये शोक सभा का चुनाव था, क्योंकि सिंपैथी की वजह से कांग्रेस को हर जगह से वोट्स मिल गए थे। उसके बाद अपनी लोकप्रियता के लहर पे सवार प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अमेंडमेंट किया, और इस अमेंडमेंट के तहत उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन एक नया शेड्यूल ऐड किया जिसको बोलते हैं 10th शेड्यूल, और इस कॉन्स्टिट्यूशन का नंबर था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये लॉ बोलता है कि किसी भी लेजिस्लेचर को, चाहे वो किसी भी हाउस का हो, स्टेट लेजिस्लेचर हो या फिर पार्लियामेंट का हो, वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द डिफेक्शन बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। जैसा कि मैंने बोला कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? स्पीकर होते हैं।
legislature based on the petition by any other member of the house. The laws applies both. किस किस पे अप्लाई होता है ये लॉ? ये लॉ अप्लाई होता है पार्लियामेंट पे और स्टेट असेंबलीज पे। मतलब ये कि संसद के सदस्यों पे तो अप्लाई होता ही है, उसी के साथ साथ ये लॉ अप्लाई होता है राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों पर। अब चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। आखिर मेंबर डिस्क्वालिफाइड होंगे कैसे? आखिर वो ऐसा क्या करेंगे कि वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे? उसको समझने के लिए सबसे पहले 3-4 जो पॉइंट्स हैं उसको समझ लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो अगर उसने किसी पॉलिटिकल पार्टी से रेजिग्नेशन दे दिया तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। खैर ये टॉपिक, ये जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये थोड़ा सा डिबेटेबल भी है। आगे चल के हम इसको समझेंगे कि कैसे डिबेटेबल है और कैसे अलग अलग कमीशंस ने रिकमेंड किया है कि इस प्रोविजन को डिलीट कर दिया जाए। अगला जो प्रोविजन है वो ये बोलता है कि वोट्स और डज नॉट वोट इन द लेजिस्लेचर कंट्रारी टू द डायरेक्शन ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी। मतलब कि अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी के कहने के अगेंस्ट में वोट दिया, आप जिस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी से डिफरेंट, उसके डायरेक्शन से आप डिफरेंट जाके अगर आप वोट करते हैं, वैसे सिचुएशन में आपकी सदस्यता चली जाएगी। However, हालांकि if the member has taken prior permission to the party within 15 days from such voting or abstention, member shall not be disqualified. अगर मान लो कोई ऐसा मेंबर है जो कि बीमार है, वो लोकसभा या फिर विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद में नहीं आ सकता है, वैसे सिचुएशन में क्या वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा क्योंकि वो पहुंचने के लायक ही नहीं, या फिर किसी ऐसे सिचुएशन में फंसा हुआ है कि वो नहीं आ सकता है, तो क्या होगा? क्या उसकी सदस्यता चली जाएगी? बिल्कुल नहीं। उसको 15 दिन पहले ही बताना होगा। वोटिंग से 15 दिन पहले पार्टी को इन्फॉर्म करना होगा कि सर और मैम जो भी पार्टी के प्रेसिडेंट है, हम नहीं आ सकते बिकॉज ड्यू टू वेरियस रीजन, तो उसकी सदस्यता नहीं जाएगी। इफ एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ज्वाइंस अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द इलेक्शन, अगर मान लो कोई निर्दलीय व्यक्ति चुनाव लड़ता है और इलेक्शन के बाद वो पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, वैसे सिचुएशन में भी उसकी सदस्यता चली जाएगी। इफ अ नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन पार्टीज 6 months आफ्टर ही बिकम्स अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर। इसी क्वेश्चन को पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा, और यहाँ पे वर्ड है आफ्टर, और वहां पे वर्ड क्या था? वहां पे वर्ड था विद इन। इज इट क्लियर? फिर से हम उस क्वेश्चन को देख लेते हैं जिसमें यूपीएससी ने आपसे पूछा था, और आपको अगर आप उस एग्जाम में होते तो आप बहुत ही बुरी तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए वर्ड पे गौर कीजिए, ये वर्ड है विद इन। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। However, legislature may change their party without the risk of disqualification in certain circumstances. कुछ यहाँ पे रियायतें भी दी गई है, और या यूं कहें कि बहुत से स्कॉलर्स का ये मानना है कि ये लूपहोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, एंटी डिफेक्शन लॉ या फिर 10th शेड्यूल्स का एक लूपहोल है, जिसका फायदा पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियन उठाते हैं गाहे बगाहे। चलिए समझते हैं इन 2 पॉइंट्स को, जिस पॉइंट्स के आधार पे आप ये बोल सकते हैं कि किसी की डिस्क्वालिफिकेशन कैसे नहीं जाएगी। अगर पार्टी मर्ज हो जाती है 2/3 ऑफ इट्स लेजिस्लेचर इन द फेवर ऑफ द मर्जर। मतलब ये कि एक पार्टी है ए, ये पार्टी बी में मर्ज होना चाहती है, और इस पार्टी ए के पास 90 मेंबर हैं, तो अगर 30 मेंबर 1/3, तो 90 का 1/3 30 होगा, 30। अगर 30 मेंबर एक साथ कॉन्सोलिडेट होकर
पार्टी बी में जाना चाहते हैं, इन दिस सिचुएशन और इन दिस सर्कमस्टांसेस ये जो 30% है वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है कि अगर इन 30 में से 27 लोग ही पहुंचते हैं इस पार्टी में, तो 27 लोग 27 के 27 क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जैसा कि महाराष्ट्र के केस में आपको देखने को मिला होगा। अभी महाराष्ट्र के कुछ सदस्य डिस्क्वालिफिकेशन की कगार पे खड़े हैं। अगले पॉइंट को समझते हैं जहां पे मेंबर्स डिस्क्वालीफाइड नहीं हो सकते। In such a scenario, neither the members who decide to merge nor the ones who stay with the original party will face disqualification. मतलब ये कि जो लोग अपने ओरिजिनल पार्टी के साथ रहना चाहते हैं इन दिस सिचुएशन में वो क्या होंगे, डिस्क्वालिफिकेशन से वो फेस नहीं करेंगे। डिसीजन जो होगा क्या वो जुडिशियल रिव्यू के पास जाएगा, मतलब कि अगर स्पीकर ने डिसीजन ले लिया तो क्या उनका अंतिम डिसीजन माना जाएगा। तो ऐसा है कि इनिशियली जब ये लॉ आया था उस टाइम पे इस डिसीजन को बोला गया था कि ये जुडिशियल रिव्यू के लिए नहीं जाएगा, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1992 में इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया और बोला गया कि इस डिसीजन को कहां-कहां चैलेंज किया जा सकता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, बोथ में आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। हालांकि जुडिशियल इंटरवेंशन until the presiding officer gives its order, जब तक कि स्पीकर अपना ऑर्डर नहीं दे देते हैं तब तक आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसी कमिटीज भी थी जिन्होंने अपने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे। रिकमेंडेशन मींस व्हाट, रिकमेंडेशन ऐसे रिकमेंडेशन दिए थे कि आखिर इसमें कैसे कैसे सुधार किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे दिनेश गोस्वामी कमेटी की, जिसको बनाया गया था इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर। उस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के द्वारा, उस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए बनाए गए कमेटी ने एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए भी अपने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे। पहला रिकमेंडेशन ये था कि अगर मेंबर वॉलंटरली अपना मेंबरशिप वापस करता है, यानी कि रिजिग्नेशन देता है किसी पॉलिटिकल पार्टी से, वैसे सिचुएशन में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए। अ मेंबर अब्सटेन फ्रॉम द वोटिंग, अगर वोटिंग से अब्सटेन हो जाए, जैसे कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि उसको 15 दिन पहले इन्फॉर्म करना होगा। तो व्हिप्स को व्हेन गवर्नमेंट वाज इन डेंजर, मतलब कि व्हिप्स तभी जारी करना चाहिए जब सरकार गिरने की संभावना हो, उससे पहले इस तरह की चीजों को नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये उनका जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो कहीं ना कहीं बाधित होता है, ऐसा दिनेश गोस्वामी जी का मानना था। मतलब ये कि पॉलिटिशियंस या फिर मेंबर्स ऑफ द हाउस अपने पार्टी लाइन से बंध जाते हैं, वो चाहते हुए भी उससे अगेंस्ट नहीं जा सकते। मतलब ये कि अगर कोई बिल है, उस बिल के ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं जिससे कोई खास पर्सन किसी सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी से सहमत नहीं होता है, तो वो अपना डिसेंट जाहिर नहीं कर सकता जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसकी क्वालिफिकेशन चली जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास ये राइट है ही नहीं कि वोटिंग से पीछे हट जाए और अब्सटेन कर जाए। लेकिन दिनेश गोस्वामी कमेटी ने क्या बोला कि नहीं भाई, तब तक कि आप उसकी सदस्यता न लें जब तक कि पार्टी गवर्नमेंट गिरने की संभावना होती है, मतलब कि गवर्नमेंट डेंजर में आ जाए ना आ जाए। अब गवर्नमेंट डेंजर में कब आएगा? जब सदन में, हाउस में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा। तो सिर्फ और सिर्फ नो कॉन्फिडेंस मोशन के टाइम पे ही आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। लॉ कमीशन ने भी अपने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे। अब जो लॉ कमीशन के रिकमेंडेशंस थे वो कुछ इस प्रकार थे कि मर्जर वाला जो इशू है और स्प्लिट वाला जो इशू है उससे क्या करना चाहिए, आपको डिलीट कर देना चाहिए। उसी के साथ साथ
pre-poll electoral fronts should be treated as political party under anti-defection law. मतलब कि चुनाव से पहले जो पार्टीज बनती है, जो गठबंधन होते हैं, एलाइज पार्टनर्स बनते हैं, उनको भी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह ट्रीट करना चाहिए. पॉलिटिकल पार्टी शुड लिमिट issuance of whips instance only when the government is in danger. मतलब कि जो दिनेश गोस्वामी कमेटी ने बोला था, सिमिलर बात कौन बोल रहा है? लॉ कमीशन भी बोल रहा है अपने 117th रिपोर्ट में. इलेक्शन कमीशन के ऊपर 10th शेड्यूल में सारी बातें उसको मानना जरूरी है, ये उसके ऊपर बाध्य है. तो फ्रेंड्स, ये था आज का एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर का हमारा सेशन, जिसमें हमने समझा कि एंटी डिफेक्शन लॉ को यूपीएससी 3 से 4 बार पूछ चुका है और उसके इन डेप्थ नॉलेज को हमने समझा. और आज ये भी जानने की कोशिश की कहां कहां यूपीएससी आपको फंसा सकता है. तो आपको वर्ड्स पे ध्यान रखना होगा, जैसे कि 2022 के क्वेश्चन में आपने अगर विद इन और आफ्टर जैसे वर्ड्स पे ध्यान नहीं दिया होता, आफ्टर की जगह उसने विद इन वर्ड यूज कर दिया और आपको कंफ्यूज कर देता अगर आप एग्जामिनेशन में बैठते. तो इन दिस सिचुएशन और इन दिस सर्कमस्टांसेस यू नीड टू नो हाउ टू अटेम्प्ट अ पेपर. मैं एक सेशन लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू अटेम्प्ट अ पेपर, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करते हैं. तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सेशन. अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जो कि किसी और सब्जेक्ट का होगा, किसी और टॉपिक्स का होगा, जिसमें हम जाके इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे. तो आज के लिए इतना ही. अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू वेरी मच.